हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अवैस भट्टी है। मैं जर्मनी में एमबीए स्टडी कर रहा हूँ। जर्मनी अप्लाई करने से पहले मैंने फ्रांस में अप्लाई किया था एमबीए के लिए, मगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। जब मेरा फ्रांस से वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो मैंने उसके फ़ौरन ही बाद जर्मनी के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया। जर्मन एम्बेसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया। ये जर्मन एम्बेसी दुबई की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो अपॉइंटमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं जल्दी मिलता। तो है जर्मन एम्बेसी दुबई ने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया और मैंने अपनी वीज़ा फ़ाइल सबमिट करा दी। मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। मैंने यूनिवर्सिटी की इनिशियल फ़ीस पे करके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जमा करा दी। तो 1 महीने के बाद मुझे रिस्पांस मिलता है जर्मन एम्बेसी दुबई की तरफ से कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। वीज़ा अप्रूवल का सुन के मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया दुबई में। तो मैं जर्मन एम्बेसी गया, पासपोर्ट सबमिट करवाया। नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि पासपोर्ट कलेक्ट कर लो। जब मैं पासपोर्ट कलेक्ट करने जर्मन एम्बेसी दुबई में गया तो मुझे पता चला कि ग्रीस में बैन है मेरे नाम के ऊपर। वो बैन इस वजह से था कि मेरे नाम के किसी और बंदे ने कुछ कारनामा किया था ग्रीस में, जिसकी वजह से मेरा नाम सिक्योरिटी सिस्टम में आ गया। तो मुझे वो पहले बैन लिफ्ट करवाना था। खैर, मैं ग्रीस एम्बेसी गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को ईमेल्स मैंने की। तो तकरीबन 10-15 दिन के बाद मेरा ये बैन लिफ्ट हुआ। तो फिर मुझे जर्मन एम्बेसी ने वीज़ा दिया और मैं जर्मनी आके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सका। ओके, जर्मनी के वीज़े से पहले फ्रांस में जब मैंने अप्लाई किया था तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, हर चीज़ बेस्ट थी। टॉप 2% में बिजनेस स्कूल आता था जिधर मैंने अप्लाई किया था, मगर फिर भी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मेरा वीज़ा रिजेक्ट किस बेस पे हुआ कि मैंने उन्हें सेटिस्फाई नहीं किया कि मेरी उधर लिविंग कंडीशंस किस तरह की होंगी। ये मोस्टली होता है कि जब आप उनको आपके सोर्स ऑफ इनकम पे यकीन नहीं होता, या उनको ये यकीन नहीं होता कि आप लोग वापस आओगे। तो फ्रांस में भी अप्लाई करने से 2 साल पहले मैंने कनाडा अप्लाई किया था 2016 में। कनाडा से भी मेरे तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, अच्छी बैंक स्टेटमेंट थी, पाकिस्तानी पैसों के मुताबिक तकरीबन 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी, यूनिवर्सिटी से एडमिशन हुआ था, हर चीज़ मतलब प्रॉपर थी, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा था। तो मैंने अप्लाई किया तो मेरा रिफ्यूज़ल हो गया। तो उन्होंने जो रीज़न दी थी रिफ्यूज़ल की कि मतलब मेरे टाइज नहीं है पाकिस्तान में, तो मैंने वो टाइज इम्प्रूव करके दोबारा अप्लाई किया तो दोबारा रिफ्यूज़ल आ गया। रिफ्यूज़ल के पीछे भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है, अल्लाह के हर काम में बेहतरी। अल्लाह पे अपना पूरा यकीन ईमान रखो। मेरा जो रिफ्यूज़ल हुआ था कनाडा में, मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत गुस्सा आया था। लेकिन अभी मैं देखता हूँ, अभी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा रिफ्यूज़ल आया। उसकी वजह ये थी कि कनाडा के रिफ्यूज़ल के ठीक तकरीबन 2 साल के बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई। लेकिन अगर मैं कनाडा चला गया होता तो ये जो 2 साल मैंने अपनी अम्मी के साथ गुजारे हैं ना, ये मैं मिस आउट कर देता। तो मे बी मैं सारी उम्र अपने आप को कोसता रहता कि यार मैं क्यों कनाडा गया। रिफ्यूज़ल्स आने की वजह से मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो गया कि वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप लोगों का वीज़ा अप्रूव हो जाए। सबसे पहला जो मशवरा मैं दूंगा आपको कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को ट्राई करो। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड और इंग्लैंड आता है। लेकिन इनमें इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बेटर है, ठीक है। और इनके बाद आप यूरोप को प्रेफरेंस दे दो। यूरोप में जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, डेनमार्क है। वो कंट्रीज़ करो कि जिनकी जो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा नॉर्वे है, नेदरलैंड है, फिनलैंड है। इन कंट्रीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ट्राई करो कि पहले आपको फ्री एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए। अगर आपको फ्री एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं भी मिलता तो उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करोगे जिनकी फ़ी कंपैरेटिवली लो है। अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आपका जो एडमिशन है वो किसी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। आपका आइट्स का स्कोर अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 6.5, और मिनिमम 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल।
आइल्स का स्कोर अच्छा, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का भी ये लोग पूछते हैं कितने पैसे, ये बेसिक सा फॉर्मूला है कि आप जिधर भी जा रहे हो, सबसे पहले अगर आपके कोर्स की फीस है तो आपकी आपके आपके बैंक में आपकी पूरी फीस होनी चाहिए जितनी आपने पे करनी है, और उसके अलावा आपका लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए। प्रेफरेबली लिविंग एक्सपेंस पूरे टेन्योर का होना चाहिए, अगर पूरे टेन्योर का नहीं तो एटलीस्ट 1 साल का तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ट्राई करो लाजमी के एटलीस्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो, ताकि और आपके स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज होने चाहिए। अगर आप मैरिड हो और आपके मतलब वाइफ और बच्चे हैं पाकिस्तान में, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने लगी। लेकिन अगर आप बैचलर हो, फैमिली टाइज नहीं है आपके नाम पे, मतलब कोई जायदाद वगैरह होनी चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो मतलब इन चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। तो उसके अलावा अच्छा रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, अच्छा कोर्स होना चाहिए। आपका जीपीए मैटर करता है यार। जब मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ था ना, पहली चीज़ मुझे बताई गई थी कि जीपीए डजंट मैटर। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया, ठीक है कि जब आपको जॉब के लिए आपको स्किल्स वगैरह की ज़रूरत होती है और उसमें जीपीए नहीं इतना मैटर करता, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो फर्दर एजुकेशन के लिए तो आपका जीपीए मैटर करता है। जीपीए को लाइट नहीं लेने का, जीपीए मैटर करता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड काउंट करता है कि आप रेलिवेंट फील्ड में जा रहे हो स्टडी करने के लिए। लाइक अगर आपने आईटी में पढ़ा हुआ है और आईटी के मास्टर्स में जाओगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, और जो आपकी एजुकेशन होगी फॉरेन कंट्री में वो आपकी होम कंट्री की किस तरह हेल्प करेगी, ये चीज़ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बतानी है, मोटिवेशन लेटर में बतानी है। एक अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी स्ट्रॉन्ग सी कन्विंसिंग सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और कुछ लोग इसे लेटर ऑफ मोटिवेशन कहते हैं, ये लिखो। इसको अपने अल्फाज में लिखो, अपने अपने फैक्टर्स के, अपनी सिचुएशन के मुताबिक लिखो। वो लिखो कि जो तुम पे अप्लाई होता है, जो आप लोगों पे अप्लाई होता है, जो आप लोगों की अपनी सिचुएशन है। इंटरनेट से तो बिल्कुल कॉपी नहीं करो। अगर आपको लगता है कि आप लोग मिस्टेक कर दोगे या कुछ कर दोगे, आप अच्छी तरह लिख के किसी प्रोफेशनल बंदे को कोई 1000-2000 दे के पाकिस्तान में उसको देख के चेक करवा लो, उसको प्रूफ रीड करवा लो और उसकी मिस्टेक्स ख़त्म करवा लो और फिर अप्लाई करो। इंटरनेट को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हर हर दूसरे तीसरे बंदे ने उधर से ही लेके कॉपी किया होता है। ठीक है, आइडिया ले सकते हो, आइडिया के लिए आप उसे चेक कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने के लिए खुद लिखो, अपने मुताबिक लिखो। आप इस तरह से लिख सकते हो कि आप लोग स्टार्ट करो अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, उसके बाद अपनी ब्रीफली एजुकेशन हिस्ट्री बताओ, अपनी एजुकेशन हिस्ट्री के बाद अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताओ अगर आपके पास है। अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी इंटर्नशिप वगैरह अगर की हुई है तो उसके बारे में बता दो। अगर गैप ईयर है तो उसको उसको कवर करो कि आप बताओ कि आपने कहीं पे जॉब की है इस गैप ईयर में। ठीक है, उसके बाद ये बताओ कि आप इस कंट्री में क्यों जाना चाहते हो, आपकी क्या मोटिवेशन है। आपने ये पूरी इतनी बड़ी दुनिया 200 मुल्क है, 200 मुल्कों में से आपने ये कंट्री ही क्यों चूज़ की है, आपने इसको जस्टिफाई करना है। उसके बाद उस सिटी को जस्टिफाई करना है, उस यूनिवर्सिटी को जस्टिफाई करना है। इसके लिए जिस जिस यूनिवर्सिटी में जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो उसकी अच्छी तरह से रिसर्च करो, और अपनी एसओपी में ये भी बताओ कि आप फाइनेंशियली केपेबल हो और आप जब जिस कंट्री में भी जा रहे हो उधर जाके अपने एक्सपेंसेस इजीली पे कर सकते हो, अपनी फ़ी वगैरह पे कर सकते हो। और कन्विंस करो कि स्टडी करने के बाद मैं वापस आऊँगा अपने पाकिस्तान में और अपनी कम्युनिटी की हेल्प करूँगा। At the end, I would like to say if you have any question, any query, don't hesitate to ask me. You can leave your questions and queries in the comment section and I will take my time to reply all of your questions and queries. I will do my best to help you as much as I can, and don't forget to give this video a thumbs up, share it with your friends so they will avoid their mistakes in their visa application process, and most importantly subscribe to my channel. Thank you so much for watching.